डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम वर्ष बीए हिंदी मुख्य और गौण के प्रश्न पत्र 01 हिंदी कहानियां और उपन्यास के खंड 3 हिंदी उपन्यास त्यागपत्र की इकाई 14 संवाद एवं कथनोपकथन के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, आपने इससे पूर्व की इकाइयों में त्यागपत्र उपन्यास की कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र के साथ साथ त्यागपत्र उपन्यास में निहित मनोविज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुत इकाई में हम त्यागपत्र उपन्यास के कथनोपकथन एवं संवाद के बारे में बात करेंगे। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इस इकाई को पढ़ने के बाद उपन्यास विधा में कथनोपकथन और संवाद के महत्व को समझ पाएंगे। दूसरा है त्यागपत्र उपन्यास के संवाद एवं कथनोपकथन का सहज रूप से विश्लेषण कर पाएंगे। तीसरा है मृणाल के कथनों को पढ़कर उसकी मनस्थिति को समझ पाएंगे। चौथा है प्रमोद और मृणाल के संवादों से उनके अंतर्द्वंद से परिचित हो सकेंगे। मित्रों, आपने उपन्यास खंड से संबंधित 3 इकाइयों का अध्ययन कर लिया है। आपको अब तक उपन्यास की कहानी स्पष्ट हो गई होगी। कोई भी रचनाकार चाहे वह किसी भी विधा में लिख रहा हो, उसके लेखन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। जैनेन्द्र जो साहित्य की उपादेयता मनुष्य बनाने में ही मानते हैं, उन्होंने उपन्यास के मानक तत्वों का सही रूप में निर्वाह करते हुए प्रस्तुत उपन्यास को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी सन में प्रकाशित यह त्यागपत्र उपन्यास श्रेष्ठ लघु उपन्यास के रूप में हमें प्राप्त हुआ। इस उपन्यास के संवाद एवं कथनोपकथन को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझेंगे। उपन्यास में कथनोपकथन और संवाद का महत्व। किन्हीं 2 या 2 से अधिक पात्रों के वार्तालाप को कथनोपकथन, कथन और उपकथन या संवाद कहते हैं। यद्यपि कथनोपकथन संवादों के रूप में मूलतः नाटकों के प्रमुख अंग है, किंतु आज साहित्य की अनेक विधाओं में उनका वैविध्यपूर्ण प्रयोग होता दिखाई देता है। संवादों के होने से कथा में रोचकता का तत्व शामिल हो जाता है। उपन्यास में इसकी योजना विभिन्न उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कि कभी कभी विकास के लिए, कभी पात्रों के अंतर और बाह्य व्यक्तित्व के उद्घाटन के लिए, कभी लेखकीय विचारों की नाट्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए इसका उपयोग आवश्यक हो जाता है। उपन्यास में कथनोपकथन या संवाद के गुण और उसकी विशेषताएं। कथनोपकथन या संवाद के गुण वो कौन कौन से हैं? तो उसमें है स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, सहजता, सह उद्देश्यता तथा मनोवैज्ञानिकता का आदि गुण संवादों की सफलता के मुख्य आधार है। कथनोपकथन या संवाद की विशेषताएं। संवाद पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं। संवाद उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, अर्थात कथा को गति प्रदान करते हैं। संवाद चोटीले, व्यंग्यपूर्ण तथा व्यंजनात्मक हो तो वे कृति में रोचकता का अतिरिक्त आयाम ला देते हैं। संवाद पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समानांतर होनी चाहिए। वस्तुतः कथानक का अभिन्न अंग बनकर आने वाला कथनोपकथन ही सहज हो सकता है। यदि कथनोपकथन रोचक, जीवंत और सहज होते हैं तो उनसे उपन्यास में नाटक की सी सरसता, सजीवता और यथार्थता आ जाती है। लेखक का विवेकपूर्ण कला कौशल ही कथनोपकथन को प्राणवंत बना सकता है। यदि कथावस्तु और चरित्र के अनुसार संवाद न हो तो वे सार्थक तथा प्रभावोत्पादक नहीं हो पाते।
त्यागपत्र उपन्यास में कथनोपकथन और संवाद। मित्रों, यहाँ हम त्यागपत्र उपन्यास के कथनोपकथन यानी कि संवाद की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मृणाल की कथा के माध्यम से भरे समाज में व्यक्ति का अकेलापन किस प्रकार जीवन को पशु जीवन से भी बदतर बना देता है, इसका हृदय द्रावक चित्रण हुआ है। अर्थात मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि लेखक ने मृणाल की कथा के माध्यम से भारतीय समाज को खोखला करने वाले पारंपरिक मानदंडों और मान्यताओं पर करारी चोट की है। इस मार्मिक कथा को जैनेन्द्र जी ने छोटे छोटे सहज संवादों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो मृणाल और प्रमोद का संवाद। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ प्रमोद। बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी, शीला मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो। मैं नहीं होना चाहती बुआ। देख, चिड़िया कितनी ऊंची उड़ती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है? नन्ही से पूछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। मित्रों, प्रस्तुत संवाद से हम मृणाल के निश्चल स्वभाव और उसके मन के सूक्ष्म भावों से परिचित होते हैं। दूसरा यह कि वह सामाजिक बंधनों से हटकर पंछियों की तरह मुक्त रूप से जीना क्यों चाहती है। इसका कारण है कि मृणाल अब युवावस्था में पहुंच चुकी है, शीला के घर पर अधिक समय बिताती है, शीला के भाई को चाहने लगी है, इसलिए वह चिड़िया की तरह मुक्त होकर जीना चाहती है। इतना ही नहीं, वह छोटे प्रमोद से पूछने लगी, प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? प्रमोद, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यद्यपि प्रमोद बचपन से ही जानता है कि बुआ उसे बहुत प्यार करती है, बुआ के बिना उसका जीना ही व्यर्थ है, लेकिन मृणाल के मुख से निकले इस सहज कथन से हम समझ सकते हैं कि मृणाल का मन शीला के भाई के प्रति आकर्षित हुआ है। इसलिए बुआ अजीब व्यवहार करती हुई ऐसी बातें करती है। बुआ रोज़ाना घर आकर स्कूल में ही की गई शरारतों का स्यारा ब्यौरा प्रमोद को सुनाया करती थी। अब कुछ नहीं बताती। बुआ में आए परिवर्तन से प्रमोद हैरान है। पूछने पर भी कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कहकर टाल देती थी। वह प्रमोद को कभी बेटा कहती, कभी भैया, तो कभी कुछ न कुछ कहती, तो कभी कुछ न कहती तो सिर्फ गधा कहती। इससे दोनों के बीच का लगाव स्पष्ट होता है। शाम के वक्त छत पर उड़ती चीलों को देखना, कटी पतंग को ओझल हो तब तक देखना, प्रमोद का खड़े होने का बोध होते ही चौकी से एकदम कहते, अरे प्रमोद, तू कहाँ था? क्यों रे, अब तू मुझे बोलता भी नहीं। बिना जवाब दिए प्रमोद उसके पास बैठ जाता तो वह उसे धीरे धीरे अपने ऊपर लुढ़का लेती और उसे पतंग देखने के लिए कहती। यहाँ बुआ में आए परिवर्तन से प्रमोद हैरान होने लगता है। यहाँ मृणाल की सूक्ष्म मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है। जब मृणाल विवाह के कुछ घंटे पहले प्रमोद को अच्छा इंसान और बड़ा आदमी बनने की सीख देती है, तब भी प्रमोद मृग शावक सा उसके अंक में पड़ा रहता है। वस्तुतः प्रमोद का बुआ के बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। जब मृणाल ससुराल के लिए निकलती है तब प्रमोद उसे रोकता हुआ उसके पैर पकड़ लेता है। उस समय दोनों के बीच हुए संवाद हमें पिघला देते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, इसी दिन से मृणाल के जीवन में संघर्ष प्रारंभ होता है और उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है और उसमें आत्मपीड़न की वृत्ति जगती है। देखिए, एक उदाहरण देखते हैं हम। प्रमोद, तू मेरी नहीं मानेगा, मुझे जाने दो, मैं जल्दी आऊँगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हट बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? मेरी कसम खाओ। बुआ ससुराल से आई
है प्रमोद के लिए कई चीज़ें लाई है, लेकिन प्रमोद का मन उन चीज़ों की अपेक्षा मृणाल के चेहरे का रंग उतरा सा है। तबीयत में भी अनमनापन रहता है। बुआ के मन का हाल जानने में उत्सुक है। जब मृणाल चीज़ें देखने को कहती है तो वह बेमन कहता है, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई और बोली, ये तू कैसे बोल रहा है? क्या हुआ तुझे? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है? मैंने कहा, तुम मुझे पहला जैसा अब नहीं मानती हो, पराया मानती हो। यह सुनकर मृणाल स्तब्ध भाव से देखती हुई प्रमोद को गोद में लिटाकर बोलती है और कहती है, प्रमोद, सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया कर दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है। तू एक काम करेगा? मृणाल द्वारा कहा गया यह कथन उपन्यास में कथा विकास का उत्तम उदाहरण है। दूसरा यह कि उसकी शादी मन से नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से जबरदस्ती एक बड़ी उम्र के दुहाजू के साथ कर दी जाती है। प्रमोद भी बुआ को सहायता हेतु तत्पर रहता है। सच सच बताओ बुआ, मैं ज़रूर करूँगा। शीला के वहाँ जाएगा? जाऊँगा। जाकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मैं हंस कर रही थी, कोई काम नहीं। इस संवाद में हम देखते हैं कि मृणाल शादी के बाद भी अपने पूर्व प्रेमी को भुला नहीं पाती है। वह शीला के भाई को कुछ संदेश भेजना चाहती है, फिर भी अपने आप को रोकने का प्रयत्न अवश्य करती है। बंदूक तुझे अच्छी लगती है? इसके बाद वह हठपूर्वक लाई हुई चीज़ें दिखाते वक्त कहती, मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारा जाता है, मारा करूँगा। कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं। भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ, मरना क्या होता है? क्यों रे, तू जानता है? जानता हूँ, मरकर आदमी मर जाता है। मैं मर जाऊँ तो तू क्या करेगा? उपर्युक्त संवाद सूचनात्मक संवाद माना जाना चाहिए, क्योंकि मृणाल के मुख से निकला अंतिम वाक्य प्रमोद को जजी पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करता है। अर्थात यूँ कहे कि मृणाल के मुख से निकले इस अंतिम कथन में त्यागपत्र उपन्यास के उद्देश्य एवं शीर्षक की स्वयंकता के बीच अंकुरित होते मालूम पड़ते हैं। मित्रों, हम अभी एक अन्य उदाहरण देखें तो बुआ ने कहा, सच बताओ? हाँ, बिल्कुल सच सच बताओ। बुआ ने हंसकर कहा, क्यों सच सच बताओ? मैंने नाराज होकर कहा, नहीं बताओगी? बोली, अच्छा, सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? जब मृणाल प्रमोद को वास्तविकताओं से परिचित कराती है, उस समय के संवाद देखिए, अर्थात लेखकीय विचारों की नाट्यात्मकता अभिव्यक्ति देखिए। मैंने कहा, बेंत से मारते हैं? बेंत से मारते हैं। क्यों मारते हैं? मैं खराब हूँ इसलिए मारते हैं। उस समय आवेश से भरकर प्रमोद अपना मुंह बुआ की छाती में दुबकाया हुआ सोचता है कि हम दोनों ऐसी जगह चले जाए जहाँ कोई बेत न हो, कोई बुरा खराब ना हो, किंतु यह असंभव है। नियति मृणाल का साथ छोड़ने का नाम नहीं लेती, जैसे कि फूफा बुआ को लेने आ रहे हैं, जबकि मृणाल वहाँ के अमानुषिक वातावरण में जाना नहीं चाहती। फिर भी उसे भेजा जाता है। भैया के घर से निकाल देंगे तो वह चले जाने के लिए भी तैयार है। उस समय के बुआ और प्रमोद के पिताजी के संवाद देखिए। जाना नहीं चाहती हो, यह तो मैं देखता हूँ, पर भला ऐसा कहीं होता है? और कब तक नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अन्य एक उदाहरण हम देखते हैं। अच्छा, मुन्नी कहाँ है? मर गई। मर गई? कब मर गई? 10 महीने की होकर मर गई। कुछ भूख से मरी, रोग से मरी। मैंने कहा, मिशन वाले उसे मांगते थे, दे क्यों नहीं दिया? यहाँ कैसे आई? भटकते भटकते ही आई। मृणाल ने मिशन के अस्पताल में काम करना चाहा था,
लेकिन उसके लिए धर्म परिवर्तन की शर्त थी, जबकि मृणाल धर्म से परे इंसानियत मात्र के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहती थी। वस्तुतः उसके नसीब में सदा के लिए भटकना लिखा था। वैसे जैनेन्द्र जी के पात्र नियतिवादी है। निम्न संवाद को हम देखते हैं। पर वहाँ तेरी भी शादी है, यह जानती तो क्या मैं यहाँ ठहरती? क्यों ठहरती? क्यों नहीं? मैं अपशुकन जो हूँ भाई, अशुगन से बनता काम बिगड़ जाता है। निम्नलिखित कथन से मृणाल के निश्चयात्मक विचार देखिए, जिसमें हम मृणाल की बेबसी और उसी के कारण जन्मी आत्मपीड़न की वृत्ति देखने को मिलती है। असहायता इसलिए चाहती हूँ कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले तो मैं कुचली न जाऊँ, और इतना जीवित रहूँ कि उसके पाप के बोझ को भी मैं ले लूँ और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूँ। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। मृणाल के इस कथन में सामाजिक बद्धताओं पर सांकेतिक रूप में व्यंग्य है। वैसे प्रमोद भीरू है, अतः कहीं भी खुलकर विद्रोह करने की क्षमता नहीं रखता है, सिर्फ सोचता है। समाज के अन्य लोगों की भांति वह भी दृष्टा बन जाता है। बाद में उसकी आत्मा उसे जगाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अतः वह त्यागपत्र देकर यानी जजी छोड़कर सच्चा प्रायश्चित करता है। उपन्यास में लेखक अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है, मगर यदि वह पात्रों के मुख से वार्तालाप करता है तो उपन्यास में सजीवता आ जाती है। इसलिए संवाद जहाँ वर्णन की एक रस्ता को तोड़ते हैं, वहीं उपन्यास को सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्र गति प्रदान करते हैं। मित्रों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जैनेन्द्र जी को मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी दृष्टि पारंपरिक सामाजिक बंधनों में छटपटाते हुए पात्रों के अंतः जगत को मनोयोग से उद्घाटित करती है। अतः कहना उचित होगा कि त्यागपत्र उपन्यास में जैनेन्द्र जी ने छोटे छोटे सरल सहज संवादों के माध्यम से कथा को सजीव बना दिया है। अंततः त्यागपत्र उपन्यास संवाद एवं कथन की दृष्टि से सफल उपन्यास है। मित्रों, आज हमने उपन्यास के संवाद एवं कथनोपकथन के बारे में पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम त्यागपत्र उपन्यास के देशकाल और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः